नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो फिर हम अन्य सब्जेक्ट की भी आपके सामने सीरीज शुरू करने की कोशिश करेंगे। और ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है, हिंदुस्तान में आप कोई सा भी एग्जाम दो, ये सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी रहती है। और इसमें जो आपका जो आज का जो पहला चैप्टर है ये आपके भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। और जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, इससे पहले कंपनी के बहुत सारे अधिनियम आए थे। और आपने देखा होगा 1600 में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया भारत में आई थी, जिसके बाद लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ती गई थी। और 1773 तक आते आते इनकी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। और इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर बहुत सारे अधिनियम लाती है। और आपने देखा होगा कि 1857 के आते आते बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। और 1857 में जब बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है, इसके बाद जो कंपनी का जो शासन है समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो भारत के ऊपर सीधा ब्रिटिश का शासन शुरू हो जाता है। इसीलिए हम ये जो अधिनियम इसको दो भागों में बांटते हैं। जो 1773 से लेकर 1853 के जो एक्ट आते हैं, ये आपके कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए जाते हैं। और जो 1858 के बाद के जो अधिनियम लाते हैं, ये आपके भारत के में जो शासन करने के लिए अधिनियम लाए जाते हैं। भारत में जो शासन को कैसे चलाना है यार, इसको भारत में कैसे अधिकार को, अपने अधिकार या अपने अस्तित्व को जमाए रखना है, उसको इसके लिए लाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 1853 से 1773 से लेकर 1853 में जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम आए थे उसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला अधिनियम आया था, ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के जो गवर्नर थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए आपके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। और इसका जो कार्यकाल था ये आपके 5 साल था। और जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग बने थे। और 1773 एक्ट के माध्यम से ही आपके 1774 में आपके कलकत्ता में आपके एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और इसमें एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के माध्यम से, यानी 1773 के एक्ट के माध्यम से, जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ये आपके निजी व्यापार भी करते थे, प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, इस पे भी रोक लगा दी गई थी। और ये हमारे राजा महाराजाओं से या भारतीय शासकों से बहुत सारे उपहार या गिफ्ट लेते थे, उस पे भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें आपके जो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य होते हैं, इन दोनों को बांट दिया गया था, इनको दोनों को अलग अलग कर दिया था। और जो कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे, इसको जो अधीक्षण या इसको निरीक्षण या इसको देखने का जो काम करता था, या आपका निर्देशक मंडल करता था। और जो राजनीतिक मामले होते थे, उसका प्रबंधन के लिए आपके अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो कई बार पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था, तो 1784, ध्यान रखना। और किसको रेगुलेट करने के लिए किया गया था, तो राजनीतिक मामलों को प्रबंधन करने के लिए उसको इसका गठन किया गया था। इसके बाद आपका 1786 का अधिनियम आता है। और 1786 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय जो होते थे, उसको ये लागू भी कर सकते थे और उसको समाप्त भी कर सकते थे। ये अधिकार आपके 1786 के अधिनियम में मिल गया था। और जो 1786 का अधिनियम था, इसमें आपके गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। और इन दोनों शक्तियों का जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, या ये दोनों अधिकार जो सबसे सर्वप्रथम यूज किए थे, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। इसके बाद आपके 1793 का चार्टर एक्ट आता है। और ये 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसे आपके 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद इसीलिए आपकी इसकी आवाज़ में 1813 में आपके फिर चार्टर एक्ट आता है। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें पहली बार आपके भारतीयों ये इसमें ये पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि भारतीयों की शिक्षा के ऊपर हर साल आपके 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और इसी जो 1813 का जो एक्ट आया था, इसी के तहत आपके कंपनी का जो व्यापार होता था, जो कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार का जो एक अधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया था, चीन और चाय के छोड़कर। यानी चीन के साथ भी आपका इनको एक अधिकार बना रहा है। और चाय के व्यापार में भी इनका एक अधिकार बना रहा। और जो अन्य गतिविधियां थी या जो अन्य व्यापार होते थे, ये भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आपके 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके माध्यम से आपके जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस चार्टर के माध्यम के अनुसार कोई भारतीय
इस अधिनियम के माध्यम से ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय जो होगा, उनको किसी भी धर्म, जन्म जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या इनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान आपके 1833 के एक्ट में जोड़ा गया था। और देश की शासन प्रणाली का भी इसमें केंद्रीकरण कर दिया गया था। केंद्रीकरण का मतलब होता है जब बहुत सारी शक्तियाँ एक ही जगह कर दी जाती है, एक ही आदमी के हाथ में दी जाती है, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और जब शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, जो उसको आपके विकेंद्रीकरण कहते हैं। और 1733 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें जो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। तो कई बार पूछते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ध्यान रखना। और जो कंपनी की जो समस्त व्यापारिक एक अधिकार थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट के माध्यम से। तो कंपनी, कई बार पूछते हैं कि जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था कब समाप्त किया था, 1813 में। लेकिन चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया था आपके 1833 के एक्ट में। और यह अब जो कंपनी थी आपकी केवल आपके राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रह गई थी। और जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, इसमें एक कानूनी सदस्य को भी नामित किया गया था। या यूं बोले कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, 1733 के एक्ट के माध्यम से कानूनी सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। और इस कानूनी सदस्य में जो सबसे पहले जो शामिल किया गया था, ये आपके मैकाले जी को शामिल किया गया था। और मैकाले को आपके कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1833 के एक्ट के माध्यम से ही आपके गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया था। और इस एक्ट के माध्यम से ये भी प्रावधान किया गया था कि योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद आपका 1853 का चार्टर एक्ट आता है। और 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें आपकी विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था। और इसमें आपके विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की भी स्थापना की गई थी। और ये जो गवर्नर जनरल के लिए जो विधायी परिषद का गठन किया गया था, इसी को ही आगे चलकर इसका नाम आपके भारतीय केंद्रीय विधान परिषद हो गया था। या यूं बोले कि भारतीय विधान परिषद के नाम से फेमस हो गई थी। और 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही आपके सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो गया था। तो कई बार पूछते हैं कि भारत में सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ था, तो यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1853 में। तो ये आपके 1773 से लेकर आपके 1853 के करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है, ये कह रहा है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो जो 1773 का जो एक्ट आया था, इसमें आपके एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान की बात की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें आपने आपने देखा होगा शिक्षा के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके गवर्नर जनरल जो था, उसका नाम बदल के आपके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और जो कम इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आपके जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि लेवेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा कथन गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी आपके 1773 एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ये आपके एलिजा हिम्पे थे, ना कि आपके लेमेस्टर। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी आपके जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी आपके 1773 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और जो इंग्लिश मिशनरियों को जो भारत में आने की अनुमति या भारत में काम करने की जो आज़ादी मिली थी, ये आपके 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें मिल गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य को जो शामिल किया गया था, ये आपके जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें इनको शामिल किया गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, 1813 के एक्ट के माध्यम से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति, और 1833 के एक्ट के माध्यम से
गवर्नर जनरल में कानूनी सदस्य को शामिल करने की सहमति। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, कौन कौन से इसमें कथन सही है। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि हर साल आपके 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसने आपकी अंग्रेजी शिक्षा की नींव को मजबूत करने का काम किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी, इसका गठन आपका 1823 में किया गया था, और इस कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की जिम्मेदारी इसकी दी गई थी, और इसने भी आपके अंग्रेजी शिक्षा को नींव डालने का काम किया था। जो प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद हुआ था, इसने भी आपके अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने की अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। तो ये तीनों ही जो कथन है, ये इन्होंने आपके अंग्रेजी शिक्षा को मजबूत किया है या अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने की प्रयास किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपके ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को ये हतोत्साहित करती थी, और जो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा थी, उसको ये बढ़ावा देने का काम करती थी। और हर साल 1813 के एक्ट के माध्यम से आपको 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी, और 1823 में आपके जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, और इसमें आपके 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आपके आंग्ल और पाश्चात्य दोनों शिक्षा के माध्यम से इसके समर्थक में शामिल थे। और इसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनके शासन काल में आपके 1835 में आपके लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर अंग्रेजी को आपके उच्च शिक्षा का एक माध्यम बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार का जो समाप्ति हुई थी, आपके 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुई थी, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1833 के माध्यम से जो चार्टर एक्ट आया था, इसके माध्यम से आपके समस्त व्यापारिक कार्य जो थे, ये कंपनी के समाप्त कर दिए गए थे। ये भविष्य में केवल आपकी एक राजनीतिक कार्य करने का अधिकार इनको मिल गया था। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से भारत में व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था, उसको समाप्त किया गया था। इस वजह से ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसके संबंध में पूछा गया, और आपके सामने 3 कथन, और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें आपके जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त किया गया था, चीनी और चाय को छोड़कर। दूसरा कथन कराई, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर लिया। दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसने आपकी कंपनी द्वारा जो कंपनी के अधिकार में जो लिए गए क्षेत्र थे, इसमें ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, और इसमें आपने देखा होगा कि ईसाई मशीनरियों को भी भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो तीसरा कथन गलत है। जो भारत का जो राजस्व था, ये जो ब्रिटिश संसद के जो नियंत्रण में आया था, ये आपके जो 1858 का जो एक्ट था, इसके माध्यम से ये भारत का राजस्व इनके नियंत्रण में आ गया था, ना कि आपके 1813 के एक्ट में। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को उसमें सुदृढ़ किया गया था, और इसमें आगे 20 वर्षों के लिए क्षेत्र को अधिकार उनको राजस्व सौंपा गया था। और जो भारत में राजस्व का जो कंट्रोल जो ब्रिटिश संसद का हुआ था, ये आपका 1858 का अधिनियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो जो 1833 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इस अधिनियम में ये भी प्रावधान जोड़ा गया था 1833 के एक्ट में, कि किसी भी भारतीयों को या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान
या वर्ण के आधार पर किसी कंपनी के किसी भी पद के लिए इनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आज का जो पहला चैप्टर ये यही समाप्त हो जाता है। और जो इसके बाद हम जो ब्रिटिश ताज के जो शासन अधीन जो अधिनियम आए थे उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 1773 से 1833 के बीच जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था उसको देखा गया था। और इससे आगे हम आपके जो ब्रिटिश ताज के अधीन जो अधिनियम पारित किए गए थे उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ब्रिटिश ताज के अधीन जो सबसे पहला अधिनियम लाया गया था ये आपके भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपका जो भारत का जो शासन था ये ब्रिटिश ताज के अधीन अधीन चला गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपका जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदलकर आपके उसका नाम वायसराय कर दिया गया था। और जो वायसराय था ये आपके ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। और जो भारत में सबसे पहले जो भारत का जो पहला जो वायसराय बना था ये आपका लॉर्ड कैनिंग बने थे। और इस अधिनियम के माध्यम से एक राज्य सचिव के पद का भी सृजन किया गया था। और जो राज्य सचिव का जो पद था इसमें आपके जो भारतीय प्रशासन पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया था। और इसकी हेल्प करने के लिए आपके 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया था। और 1858 का अधिनियम के बाद आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। और 1861 के अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में आपके भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई थी। क्योंकि इसमें आपके मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे उनको आपके पुनः विधायी अधिकार दिए गए थे। और ये आपके इसलिए इसको शक्तियों का बंटवारा किया गया था, इसलिए इसको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसमें शुरुआत हो गई थी। और इसमें आपके वायसराय को जो थे आप उनको आपातकाल के समय आपको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया था। और ये जो अध्यादेश था इसका जो वैलिडिटी थी आपके 6 महीने थी, यानी 6 महीने तक ही वैलिड रहता था। और इसके बाद आपके 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में आपके केंद्र प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे इनकी संख्या को बढ़ाया गया था। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपके भारतीय सदस्यों को आपके जो वार्षिक बजट आता था उसको बहस करने का अधिकार मिल गया था। और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया था। लेकिन जो अगर प्रश्न पूछना था तो उनको 6 दिन पहले नोटिस देना होता था। लेकिन इसमें अभी आपको पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। और 1892 के अधिनियम में ही आपकी निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत की गई थी। तो ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। और इस अधिनियम को आपके मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके भारतीयों को विधि निर्माण में और प्रशासन दोनों में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। और इसमें जो सबसे पहले शामिल हुए थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी शामिल हुए थे। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को भी बढ़ाया गया था। और इसमें आपके जो प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ साथ आपके पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से। और इसी 1909 के माध्यम से अधिनियम के माध्यम से आपके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। और इसमें आपके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग प्रावधान किया गया था। इसके बाद आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इस अधिनियम को आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में पहली बार आपके प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। और इसमें जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी इसका उसको और आगे विस्तार किया गया था। 1909 के अधिनियम में आपके ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को, सिखों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी निर्वाचन पद्धति में को शामिल किया गया था, या इनको इसमें लागू कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में पहली बार आपके केंद्र में आपके द्विसदनीय यानी दो सदन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। और इसमें अधिनियम के माध्यम से जो जितने भी सब्जेक्ट या जितने भी विषय थे सबको आपके केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। और जो द्विसदनीय थी इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल थी इसमें आपके इसको ये अधिकार दिया गया था कि समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपके प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और प्रांतीय जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम में पहली बार आपके उत्तरदायी शासन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसमें आपके इसके अंतर्गत आपके एक आयोग का भी गठन किया जाना था जिसका काम आपके 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था। और इसी के एवज में आपके जो 1927 का जो आपका साइमन कमीशन आया था ये इसी अधिनियम में ये बात की गई थी।
इसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम आता है। और 1935 का अधिनियम में आपके सबसे पहले आपके भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत समाप्ति कब हुई थी, तो 1935 में। शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। और केंद्र में द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत आपकी 1935 में हुई थी। और 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। और इस अधिनियम में भी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसमें विस्तार हुआ था। इसमें आपके दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से आपके 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपका जो बर्मा है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से। 1935 में ही आपके दो नए प्रांतों का भी निर्माण किया गया था, सिंध प्रांत और उड़ीसा प्रांत। और इसी अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रांतों में आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई थी। इसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसको ये भी आपके 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। यानी भारत को आज़ादी मिली थी और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान का। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। और जो वायसराय था इसका पद को समाप्त कर दिया गया है। और दोनों आपके डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो जो वायसराय का पद कब समाप्त हुआ था? 1947 के अधिनियम के माध्यम से। और दोनों राज्य यानी पाकिस्तान और भारत को दोनों राज्यों में आपके गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था, नए नया पद का निर्माण किया गया था। और इसके अंतर्गत आपकी जो ब्रिटिश शाही उपाधि थी, भारत का सम्राट शब्द, इसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपके 1858 से लेकर आपके 1947 के अधिनियम थे। और तो इससे आगे हम जो इससे संबंधित एमसीक्यू को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में पूछा गया। और आपके सामने तीन कथन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो 1861 का जो अधिनियम था, इसमें आपके गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद की कुल सदस्यों की संख्या हो गई थी, आपके 5 हो गई थी। और छठा सदस्य जो था ये आपके 1874 में जोड़ा गया था। तो इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो गई। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो विधि निर्माण के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी उसमें आपके कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य थे। और इनका जो कार्यकाल था ये आपके 2 वर्ष के लिए इनको नामित किया जाता था। और इनका नामांकन आपके गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। तो इसमें दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1861 का जो अधिनियम है इसमें आपके प्रांतीय और केंद्रीय विषय जो थे, इसमें किसी भी तरह के भेदभाव नहीं रखा गया था। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, जो 1861 का जो अधिनियम था इसमें आपके जो वायसराय होता था इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में पूछा गया। और इसमें भी आपके सामने तीन कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे 20 जून 1992 1892 को लागू किया गया था। तो पहला कथन गलत है। जो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इनको आपके 20 जून 1892 यानी 1892 को आपको शाही स्वीकृति मिली थी। और इसको लागू जो किया गया था आपके 3 फरवरी 1983 को इसको लागू किया गया था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो कुल सदस्यों की संख्या में जो गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी ये आपके 5 नहीं बल्कि आपकी 10 थी। इस वजह से दूसरा कथन भी गलत है। और इन गैर सरकारी सदस्यों में आपके भारतीय और यूरोपीय दोनों शामिल होते थे। तीसरा कथन कह रहा है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो सदस्यों को जो पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला था, ये आपके जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था उसके तहत आपके पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया था ये आपके 1892 के एक्ट में मिला था। तो पूरक प्रश्न नहीं बल्कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। तो इसमें पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा कथन भी गलत है। तो इसमें कोई सा भी कथन इसमें सही नहीं है और आपको बताना होगा इसमें कौन सा कथन सही है। इस वजह से जो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो जो आपका 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके भारतीय लोगों को भारतीय विधान परिषद में बजट पर डिबेट करने का अधिकार मिल गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें बजट बहस करने का तो अधिकार मिल गया था, लेकिन मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। तो जो 1892 का जो अधिनियम था, इसमें ध्यान रखना कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई थी और बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी मिल गई थी। और ये अगर कार्यपालिका से अगर प्रश्न पूछना होता था तो 6 दिन पहले इसको नोटिस देना होता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश भारत में आपके जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई थी, जो आपका जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था, इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो जो 1909 का जो अधिनियम था, ये आपके पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से संबंधित था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी आपकी 1937 में की गई थी। और ये 1937 में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, आपका जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें आपके कहीं भी 1935 का अधिनियम नहीं दिया गया है, यानी 1835 का अधिनियम नहीं दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये संघीय न्यायालय था, इसका ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके सर मॉरिस गेवियर, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी आपकी 1937 में की गई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में जो द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई थी आपका जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और प्रांतों में आपके द्वैध शासन की शुरुआत आपके 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से की गई थी। और 1935 के अधिनियम में आपके अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन के तहत आपके संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी आपको 1919 के अधिनियम में शुरू हुई थी, इसमें आपके प्रशासनिक विषयों को आपके दो वर्गों में बांटा गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो दूसरा कथन गलत है। जो मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी आपका जो 1909 का जो अधिनियम आया था, उसमें की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों में को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1919 का अधिनियम था, इसमें आपके केंद्र द्वारा प्रांतों को लिए आपकी विधायी शक्तियां को हस्तांतरण की गई थी। और जो 1919 का जो अधिनियम था, इसका उद्देश्य था भारतीय भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये 1919 का अधिनियम आपके इसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। और इस समय जो सचिव थे ये आपके एडविन मंटेग्यू थे और वायसराय आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इसमें आपके राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो वर्गों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होते थे इसमें प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए थे। और जो हस्तांतरित सब्जेक्ट होते थे, इसका जो उत्तरदायित्व दिया गया था ये आपके प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। और इसमें आपके केंद्र और प्रांतों के मध्य की शक्तियों का भी बंटवारा किया गया था। और 1919 के अधिनियम में आपके जो 1909 का जो अधिनियम था,
इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र की जो पृथक निर्वाचन की क्षेत्र का जो विस्तार को स्थापित किया था, उसका इसमें विस्तार हुआ था, क्योंकि इसमें आपके सिखों, यूरोपियों और भारतीय ईसाइयों को भी इसमें लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किससे संबंधित है, या इसका क्या अर्थ है। तो भारतीय इतिहास में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई, इसका मतलब द्वैध शासन का मतलब दो लोगों का शासन। और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रांतों में प्रायोजित विषयों को दो वर्गों में विभाजित करना। तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 1919 के अधिनियम में आपके प्रांतों के जो प्रायोजित सब्जेक्ट इसको दो वर्गों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय था, इसमें आपके प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे। और जो हस्तांतरित विषय था, ये आपके उत्तरदायित्व, इसका उत्तरदायित्व आपके प्रांतीय विधायिका को के मंत्रियों को दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिम ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। तो जो 1919 का अधिनियम था, इसमें सब प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में आपको जो न्याय प्रशासन, ये आपके आरक्षित विषय में रखा गया था। भू राजस्व भी आपके आरक्षित विषय में रखा गया था। पुलिस भी आपके आरक्षित विषय में रखा गया था। लेकिन जो स्थानीय स्वशासन है, ये आपके हस्तांतरित विषय में रखा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान, आरक्षित विषय में क्या क्या रखा गया था आपके, न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, वित्त और सिंचाई, जो आपके आरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय में आपके शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार आपके द्विसदनीय बनाई गई, दो सदन बनाए गए थे। और इसमें जो ऊपरी सदन होता था, उसको आपके राज्य परिषद कहलाता था। और इस ऊपरी सदन का जो कार्यकाल होता था, ये आपका 5 साल होता था। और जो निचला सदन होता था, उसको आपके केंद्रीय विधानसभा कहते थे। और जो केंद्रीय विधानसभा होती है, इसका जो अवधि होती है, इसका जो टाइम होता है, या इसका जो अवधि साल होती थी, 3 साल के लिए होती थी। तो पूछ सकेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी 1919 का अधिनियम। और जो ऊपरी सदन था, इसका समय 5 साल, और जो निचला सदन था, इसका अवधि आपकी 3 साल थी। और इस अधिनियम में आपके दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों भी दोनों सदस्यों में आपके मनोनीत सदस्यों में से एक एक सदस्य आपके बराबर से निर्वाचित होने का वाले सदस्य भी होते थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो जो 1919 का अधिनियम आया था, ये आपके द्विसदनीय व्यवस्था को लाया था। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि दो कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है इसमें कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो 1919 का जो अधिनियम आया था, इसको आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। और इसमें आपके सभी महिलाओं को मत देने की संस्तुति नहीं की गई थी। इसमें सीमित वर्गों की महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार मिला था। और यह अधिकार आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर भी नहीं हुआ था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, या आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1935 में आपके दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों को भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, और इन्हें आपके विधानमंडल में सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में
भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में ही होगी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो 1919 का अधिनियम आया था, इसमें भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया गया था। और इसमें ये प्रावधान जो किया गया था कि इसमें आपके एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो कि भारत में होनी है। और भारत में जो सिविल सेवा का जो सबसे पहले एग्जाम हुआ था, ये आपको 1922 में हुआ था। और ये आपको सबसे पहले तो आपके इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद आपके दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों ठीक है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सवाल कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, आपका जो 1919 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी। और इसका उद्घाटन आपके 1921 में हुआ था। और ये आपके ब्रिटिश किंग जो थे जॉर्ज पंचम, उनकी उद्घोषणा के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो जो 1926 के जो केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, ये आपके 1919 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से हुए थे। और 1945 के जो केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ था या निर्वाचन हुए थे, ये भी आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुए थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो जो 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अंतिम विधायिका का जो निर्वाचन हुआ था, ये आपको 1945 में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो जो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है, ये आपके जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और राष्ट्रपति अध्यादेश की जारी करने की जो उल्लेख मिलता है, ये आपके संविधान का अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख मिलता है। और वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति अधिकार मिला था, ये आपका 1861 का जो अधिनियम आया था, उसमें आपके वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अधिकार मिल गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो जो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत जो प्रवृत्त किया गया था, ये आपका जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें प्रवृत्त किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1935 का जो अधिनियम था, ये आपका सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा अधिनियम था। और ये सबसे जटिल दस्तावेज भी था। और इसमें आपके भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसी के माध्यम से 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ थी, उसका भी बंटवारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इस इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो जो भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया था, आपका जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से इसको विभाजित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो हमारा संविधान है, इसमें आपके जो 1935 के माध्यम से आपके 7वीं अनुसूची जो है, इसमें आपके संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। जो संघ सूची है, इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। जो राज्य सूची है, इसमें आपके राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और 1935 का अधिनियम के माध्यम से आपके प्रांतों में जो द्वैध शासन था प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली जो थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रांतों में आपके जो आरक्षित और हस्तांतरित जो सब्जेक्ट थे, इसका विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। और इनके प्रति आपके जो उत्तरदायी बनाया गया था, ये आपके मंत्रिपरिषद को बनाया गया था। और इसी अधिनियम के माध्यम से आपके आपके एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भी की गई थी। और जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ये आपके गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। ए ऑप्शन कह रहा है कि इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1935 का अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं
को आवंटित किए गए थे। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। जो अवशिष्ट विषय थे ये आपके इसकी जो शक्तियाँ थी ये आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी, ना कि आपके प्रांतीय विधायिका को। इस वजह से भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह प्रांतीय स्वायत्ता को के सूत्रपात का संकेत था। सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर और केंद्र में लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था, इसमें आपके प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में शुरू किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें 1935 की विशेषता नहीं है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी। तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्ता की जो शुरुआत की थी आपका जो 1935 का अधिनियम था, इसमें शुरू की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो जो केंद्र में जो संघीय व्यवस्था की शुरुआत आपको 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भी आपको 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था ये आपका जो 1935 भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। तो जो भारत में जो संघीय शासन की जो शुरुआत मानी जाती है, संघीय शासन की व्यवस्था की जो शुरुआत मानी जाती है, जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से आपके संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां थी ये आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन और आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो दूसरा कथन गलत है। जो रक्षा विदेश संबंधी मामले थे ये आपके संघीय विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं बल्कि आपके गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार के अंतर्गत रखा गया था। जिसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना 1935 के अधिनियम के माध्यम से आपके फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसमें आपके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। और 1935 के अधिनियम जो था इसमें आपके केंद्र में तो आपके द्वैध शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था और जो आपके रक्षा चर्च संबंधी मामले थे या विदेश संबंधी मामले थे, इसमें जो अधिकार दिया गया था आपके गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और जो परिसंघीय जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी इसमें भी आपके संशोधन किया गया था। यही बोले परिसंघीय विधायी सूची का हिस्सा 1935 के अधिनियम में ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके माध्यम से जो संघीय प्रणाली थी आपके भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 1935 का अधिनियम द्वारा जो संघीय प्रणाली थी इसमें भारत संघ एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया थी और इसका निर्माण आपके तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जो प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर होना था। और जिसमें आपकी एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद और उसके नीचे प्रांतों में आपकी रियासतों में सरकार का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्ता। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था इसमें प्रांतों को आपको स्वायत्ता दी गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन।
तो सी ऑप्शन गलत है। जो 1935 का जो अधिनियम था इसमें आपका मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत संघ का प्रस्ताव, तो जो 1935 का अधिनियम था इसमें आपके भारत संघ की स्थापना का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी विशेषता नहीं है। और 1935 में जो विशेषता थी इसमें भारत संघ के प्रस्ताव की बात की गई थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के बात की गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि देश के लिए लिखित संविधान, तो ये ऑप्शन गलत है। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें आपके विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि एक संघ की योजना पर विचार करना, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल इसमें आपके एक संघ की योजना पर विचार करने का भी प्रावधान किया गया था। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके 1935 का अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया था कि 1935 के माध्यम से आपके कुछ सदस्यों को आपको नॉमिनेट किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये आपके इसलिए फेमस है क्योंकि भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1935 का अधिनियम था इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इसमें आपके संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, और इसमें आपके द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का स्थापना की गई थी। और प्रांतीय विधानमंडल जो प्रांतीय विधानमंडल थी जिसमें आपके मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, इसमें आपके द्विसदनीय की व्यवस्था थी। और केंद्र और प्रांतों की जो शक्तियां थी उसका बंटवारा किया गया था। और इसमें इसी के 1935 के माध्यम से ही आपके फेडरल न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। तो ये जो बातें थी आपको 1935 के अधिनियम के बारे में थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया हुआ था। तो जो बर्मा भारत से अलग हुआ था ये आपके 1937 आपके बर्मा भारत से अलग हो गया था, और ये आपके 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसके माध्यम से अलग हो गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है, और इससे आगे हम आपके जो संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको देखने की कोशिश करेंगे।